अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पिछले प्रीवियस लेक्चर में जो 3 हमारे सेल्स रह गए थे स्पेशलाइजेशन के, उसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अपना न्यूरॉन्स को। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो होता है ना, वो नर्वस सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपका जो हाथ है वो फौरी तौर पर पीछे क्यों हट जाता है, या आपके जो ब्रेन है उसको सिग्नल्स कैसे पहुंचते हैं कि हाथ को पीछे हटाना है या जल्दी से चलना है, देसी से दौड़ना है, या स्पीड तेज रखनी है, स्पीड आहिस्ता रखनी है। तो ये सब न्यूरॉन्स का ही कमाल है। तो आइए हम इसी न्यूरॉन जो कि बहुत एक जिसका एक अमेजिंग काम होता है, उसके स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन को आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लोर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है देयर आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है। नर्वस सिस्टम जो है वो स्टूडेंट हमारे बॉडी का ये वो वाला सिस्टम है जो तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इनको आपस के अंदर जोड़ता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है उसका क्या काम होता है, सोचना, एंड हार्ट का क्या काम होता है, धड़कना, और हमारे जो मसल्स है उसका काम क्या होता है, हरकत करना। तो ये सब जो है ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। न्यूरॉन्स इसी नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था, कि स्पेशलाइज्ड सेल्स वो वाले होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और न्यूरॉन्स का जो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि न्यूरॉन जो है वो अपने सिग्नल्स को जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सिग्नल दिया जाता है, वो कौन देता है, दैट इज द न्यूरॉन। ठीक है, देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज। जैसे कि अभी यहाँ पर आ गया थ्रू आउट द बॉडी, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि जब कोई बॉडी ने कोई एक्शन करना हो तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्रेन से जो है ये जो सिग्नल है वो ट्रेवल करके लाता है। जैसे कि हम वॉक करते हैं तो ब्रेन सिग्नल भेजता है, और इसी तरह जब ब्रेन जो है वो सिग्नल किसको भेजता है, लेग्स को, टांगों को, और वो क्या सिग्नल भेजता है कि लेग्स ने मूव करना है। ठीक है, तो हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शन जो कि हम हाथों से, पाँव से, अब अपनी बॉडी से जो मूवमेंट करवा के कर रहे होते हैं वो ब्रेन के थ्रू आ रहे होते हैं। कौन लेकर आता है, न्यूरॉन्स लेकर आते हैं, एंड वो पूरी बॉडी के अंदर जो है उन मैसेज को जिसको फैला देते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये एज ये एक ट्रांसमिशन की तरह या एक ऐसी गाड़ी की तरह काम करते हैं जो कि एक जगह से चीज को उठाती है और दूसरी जगह की तरफ पहुंचा देती है, ताकि इनकी जो ट्रांसमिशन है या इनके जो मैसेजेस हैं वो प्रॉपर्ली तौर पर एक दूसरे तक पहुंच सकें। फिर है टू परफॉर्म दिस फंक्शन दी दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके कहा जा रहा है कि इनके प्रॉपर जो है वो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि नेचर ने हर एक जो ऑर्गन है हमारा, हर एक सिस्टम के फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। सेम लाइक दैट इसके अंदर भी क्या होता है कि फंक्शन के मुताबिक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह डिजाइन किया गया है। तो अब आगे जो है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाएगा। एंड यहाँ से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूरॉन्स के ऊपर हर साल 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बन जाता है। तो आप लोगों ने ये न्यूरॉन की डेफिनेशन करनी है। इसकी ये जो डायग्राम है ये आप लोगों को फिंगर टिप पर होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में लिखे, तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्कस कर देंगे। तो चलिए इसको हम अब डिटेल में देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर बताया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो है वो आप लोगों को बेसिकली दिखाया गया है कि जो न्यूरॉन है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, एंड उनके अंदर बेसिकली जो है वो 3 जो है वो उनके पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी और एक्सोन होते हैं। एंड यहाँ पर हम इनको देख लेते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। सबसे पहले क्या है कि ये एक सेल बॉडी पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, सेल बॉडी क्या है वो हम लोग देख सकते हैं कि सेल बॉडी पर मुश्तमिल होता है 2 टाइप्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। 2 एक्सटेंशन वो चीजें होती हैं जो कि एक बॉडी से बड़ी हुई निकली होती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन यानी 2 एक्सटेंशन होती हैं और एक जो है सेल बॉडी होती है। एक्सटेंशन वो वाले हिस्से होते हैं जो कि सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, एंड ये वाले जो एक्सटेंशन होते हैं ना जो कि बाहर की तरफ निकले होते हैं, ये उस सिग्नल्स को जो है ये एक्सेप्ट करते हैं एंड उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो करते हैं। तो ये वाली जो 2 एक्सटेंशन हैं ये कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी भी देखा, और ये है हमारे पास सेल बॉडी। ठीक है, ये सेल बॉडी है, ये है हमारा, उसके बाद जो है ये सेंट्रल उसका जो है वो एक सिस्टम है, एंड इस सिस्टम से 2 एक्सटेंशन यानी 2 बड़ी हुई चीजें निकली हैं, एक ऊपर की तरफ निकली है एंड उसको क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास डेंड्राइट्स जो कि उसकी फर्स्ट एक्सटेंशन है, और जो दूसरी इस सेल बॉडी से निकली हुई चीज है वो क्या है, एक्सॉन, जो कि नीचे की तरफ उभरी हुई निकली हुई है। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर उसने सेल बॉडी के बारे में बताया है। तो सेल बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से हमें नजर आती है। ये है जी सेल बॉडी, जो कि उसका सेंट्रल और कंट्रोल सेंटर होता है।
ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल सेंटर होता है और ये जो है ये इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो होता है ये सेल बॉडी ये मेन फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये पूरे जो न्यूरॉन होता है उसको गाइड करता है कि किस तरह से वर्क करना है। एंड डेंड्राइट्स, उसके बाद बारी आ जाती है डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? द शॉर्टर एक्सटेंशन रिसीव नर्व इम्पल्सेस एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी। पहला जो एक्सटेंशन होती है उसका नाम होता है डेंड्राइट। एंड डेंड्राइट जो होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ब्रेन से नर्व इम्पल्स को रिसीव करना। नर्व इम्पल्स ऐसे ही है जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है, यानी कि डेंड्राइट जो होते हैं ना ये डायरेक्टली ब्रेन से उस सिग्नल को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये क्या करते हैं? रिसीव करने के बाद ये जो सिग्नल होता है ना ये दूसरे न्यूरॉन्स को, यानी सेंसरी जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी सेल बॉडी के जितने भी पार्ट्स आ गए जैसे कि हमारा स्किन है, आईज है, ईयर्स है, ये उनको जो है वो आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो जब सिग्नल डेंड्राइट को रिसीव होते हैं तो उसे सेल बॉडी तक जो है वो ये ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब आप किसी चीज को छूते हो तो स्किन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं और डेंड्राइट जो है वो इस सिग्नल को रिसीव करके सेल बॉडी तक पहुंचा देता है। और डेंड्राइट की जो शेप होती है ना वो ट्री लाइक होती है। ठीक है, ट्री लाइक इसकी ब्रांचेस सी बनी होती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को रिसीव कर सके। जहां पर आप लोग देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेंड्राइट। ठीक है, ये डेंड्राइट भी या जैसे कि एक दरख्त के ऊपर ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, शाखें होती हैं, सेम लाइक दैट इसकी भी ब्रांचेस होती हैं। और ये ब्रांचेस इसलिए होती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को जो है वो रिसीव कर सके। जैसे कि एंटीना लगाया जाता है छत के ऊपर सिग्नल को कैच करने के लिए, सेम इसी तरह यहाँ पर भी इसकी एक्सटेंशन क्यों होती है ताकि वो ब्रेन से आने वाले जितने भी सिग्नल्स हैं उनको इजीली तौर पर जो है यहाँ से कैप्चर किया जा सके। और ये जो है यहाँ से कैप्चर करता है सिग्नल्स को। कैप्चर करने के बाद इसका क्या काम होता है? ये फिर सेल बॉडी को वो पैगाम जो है वो पहुंचा देता है। तो ब्रेन से जो डायरेक्ट सिग्नल रिसीव करता है, अगर आपको ये क्वेश्चन जो एमसीक्यूज भी आए थे कि ब्रेन से जो डायरेक्ट सिग्नल रिसीव किया जाता है वो कौन करता है? दैट इज द डेंड्राइट। और डेंड्राइट जो है वो फर्दर सेल बॉडी को वो सिग्नल जो है वो भेज देता है। फिर उसके बाद आगे देखिए कहा जा रहा है, जो उसके बाद हमारे सेल बॉडी भी हमने पढ़ ली है क्या होता है, जो सेंटर वाला ये वाला हिस्सा होता है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। डेंड्राइट भी हमने पढ़ी है जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद बारी आती है एक्सॉन की। कहा जा रहा है एक्सॉन्स क्या है? द लॉन्गर एक्सटेंशन कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब ये जो एक्सॉन होते हैं ना ये लॉन्गर एक्सटेंशन होते हैं। जरा गौर करके देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास डेंड्राइट जो हमने पढ़े ये बिल्कुल शॉर्ट से थे, छोटे छोटे थे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एक्सॉन की तो एक्सॉन जो है वो लंबे, जैसे कि एक टेल की तरह, दुम की तरह ये लंबे होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। गौर करके देखिए ये जो हमारे पास डेंड्राइट्स थे ना, डेंड्राइट्स क्या करते थे कि ब्रेन से आने वाले सिग्नल को ये एक्सेप्ट करते थे। एक्सेप्ट करने के बाद ये भेज देते थे सेल बॉडी को। एंड सेल बॉडी जो है वो उस जो हमारा सिग्नल है उसको रिसीव करने के बाद किसको भेज देती थी? एक्सॉन को। तो जरा गौर कीजिए कि जो डेंड्राइट है वो क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्स को या जो हमारा मैसेज है उसको सेल बॉडी की तरफ लेकर आती है। एंड ये जो एक्सॉन है वो उसी मैसेज को सेल बॉडी से परे यानी दूर ले जा रही है। हमारी ब्रेन से मैसेज आया कि कोई गर्म चीज आ गई है, हाथ को पीछे करना है, और उसने हमारा मैसेज दिया सेल बॉडी को। इसके अंदर कोई कुछ मैसेज के अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह करनी थी वो उसने की सेल बॉडी ने, एंड फर्दर उसने एक्सॉन को दे दी। अब एक्सॉन ने क्या करना है? उसी मैसेज को लेकर भागना है। और हमारी जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं, अगर वो बाजू का काम है तो उसने जो बाजू के हमारे रिसेप्टर्स हैं उनको जाके पैगाम पहुंचाना है, जिस तरह से बाजू हमारा फुल तौर पर आग से पीछे हट जाता है। अगर वो लेग्स का काम है तो लेग्स के रिसेप्टर को जाके ये पैगाम देगा कि जल्दी से चलना है या मूवमेंट करनी है, भागना है, दौड़ना है, ऐसा चलना है। तो वो सारे रिसेप्टर जो है उसी के अकॉर्डिंग, उसी मैसेज के अकॉर्डिंग फिर वो अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये एक्सॉन की आप लोग शेप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास है, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये एक्सॉन है जो कि जो मैसेज है उसको सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। फिर है जी उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से जब जो हमारा जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो उसी मैसेज के अकॉर्डिंग इस तरह काम करते हैं। क्या होता है कि ब्रेन से डायरेक्ट आता है मैसेज डेंड्राइट को, डेंड्राइट फर्दर सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी फिर एक्सॉन को देती है, और एक्सॉन जो है वो फिर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है मैसेज रिसीव करवा देते हैं। तो यहाँ तक हमारा न्यूरॉन वाला टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला कंप्लीट हुआ। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं रेड ब्लड सेल्स की तरफ। ठीक है, रेड ब्लड सेल का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए यहाँ इसको देखते हैं। तो ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, असल में आपके जो बॉडी के जो ब्लड होता है ना रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि उसका ये किसका कमाल है? रेड ब्लड सेल्स का। क्योंकि इसके अंदर जो पाए जाने वाले सेल्स होते हैं ना असल में वो रेड होते हैं, जिस तरह से हमारा जो ब्लड होता है वो भी रेड होता है। तो हम इसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है दीज ब्लड सेल्स और स्पेशलाइज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज। सबसे पहले ये समझना है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या है और उनका मेन फंक्शन क्या है। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है।
ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के तमाम टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, बेसिकली ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है हमारी तमाम बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की तमाम बॉडी को जरूरत होती है। जब ऑक्सीजन ना मिले तो हमारी बॉडी डेड हो जाए। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना तमाम बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन को ये ट्रांसमिट करवाता है, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो आती है और रेड ब्लड सेल्स इस ऑक्सीजन को उठाकर हार्ट के जरिए पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करवा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू द ब्लड तमाम जो बॉडी टिश्यूज हैं उन तक। फिर है दे आर बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल्स। अब ये जो होते हैं ना, इनकी यहाँ पर शेप बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ तक उनकी जो इंट्रोडक्शन बताया था, यहाँ पर उसकी शेप की बात हो रही है कि उसकी शेप क्या है, वो डिस्क लाइक शेप है। बाइकॉन्केव होते हैं यानी कि दोनों तरफ से जो है इनकी जो डिस्क होती है वो दबी हुई होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है जी रेड ब्लड सेल। इसकी रेड होते हैं, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक तो यहाँ से दबे हुए हैं, एंड इसके अलावा ये उन्होंने उसका जो हाफ स्ट्रक्चर है वो निकाल के दिखाया है कि ये हाफ से इस तरह से होते हैं, यानी दबे हुए होते हैं दोनों तरफ से। एक तो इस साइड से भी इस तरह होते हैं, इस साइड से, यानी बाइकॉन्केव होते हैं, यानी यहाँ से भी उनका जो है वो नीचे की जानिब कर्व होता है एंड इसकी जानिब से भी कर्व होता है। तो ये कुछ इस तरह से शेप बनते हैं, जैसे कुशन की शेप होती है बैठने वाले कुशन की। तो सेम इसी तरह ये जो है इनके इस तरह से दोनों तरफ से कर्व हुए होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी किया जा सके। फिर है इनकी बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर शेप होती है। शेप दिस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू अब्सॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये वाली जो इनकी शेप हमने देखी, शेप क्यों इनकी बाइकॉन्केव होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को सरफेस एरिया मिल सके कि वो इसके ऊपर आकर लैंड करे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी टॉवल की, तो टॉवल जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा जो है वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। सेम इसी तरह रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने के और टिश्यू तक पहुंचाने के काबिल बनाती है। फिर है दे आर फिल्ड विद हेमोग्लोबिन दैट एक्चुअली कैरिड ऑक्सीजन। अब ये वाले जो मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये इनके अंदर एक जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा फिल कर दी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है जी हमारे पास रेड ब्लड सेल का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उसके अंदर ये रेड रेड आप लोगों को छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। ये असल में क्या होते हैं, ये प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। अब ये जो प्रोटीन होती है यही जिम्मेदार होती है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। हेमोग्लोबिन जो होता है ये वो वाला आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ जो है वो बाइंड बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है और इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। हेमोग्लोबिन ही क्या करता है, ये ब्लड को सुरख करने के लिए अपना जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जब ये जो हेमोग्लोबिन होता है इस तरह से इसके अंदर मैग्नेटिक पावर मौजूद होती है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ जो है वो बाइंड करवा लेती है। तो इन्हीं हेमोग्लोबिन प्रोटीन के जरिए जो है वो ऑक्सीजन कैरी होती है और इसी वजह से जो है वो ब्लड जो है हमारा रेड होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दो एमसीक्यू के अंदर से पूछे जा सकते हैं कि हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, कि ऑक्सीजन को कैरी करना, और हमारा ब्लड किसी वजह से रेड होता है, दिस इज ड्यू टू द हेमोग्लोबिन। ठीक है, जब हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं तो उससे जो हमारा ब्लड है वो रेड हो जाता है। फिर है उसके बाद इन मैमल्स द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहा जा रहा है कि जो मैमल्स होते हैं, जो यानी दूध पिलाने वाले जो जानवर होते हैं, उनके अंदर जब रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि एक अपनी एक हद तक या एक उम्र तक पहुंच जाते हैं, तो उनके जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म हो जाता है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं ये नहीं होती, ये उनकी जो है वो एक यूनिक फीचर बन जाता है। फॉर एग्जांपल कि जब रेड ब्लड सेल जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपना जो न्यूक्लियस है, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पढ़े, तो वो इन ऑर्गेनेल्स को खो देते हैं। अब ये जो है ये इन्हें ज्यादा हेमोग्लोबिन अकोमोडेट करने के काबिल बनाते हैं, क्योंकि एक सेल के अंदर यही चीजें जो जमा हो जाए तो फिर वो ऑक्सीजन कहाँ पे वो अपने अंदर स्टोर कर सके। तो जब सेल अंदर से खाली होगा तो जो ये वाली चीजें नहीं होंगी, तो इस वजह से उसके अंदर हेमोग्लोबिन जो है वो अंदर बढ़ सकेगा और उसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकेगा। तो जब ये चीजें नहीं होंगी तो इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हेमोग्लोबिन, तो इससे जो है वो ज्यादा हेमोग्लोबिन को जो है वो कैरी कर सकेगा और एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पहुंचा सकेगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे लंग से आने वाले ये जो सेल होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और जब टिश्यूज के पास जाते हैं तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ब्लू कलर की, ये उसको ड्रॉप कर देते हैं और हमारे उन टिश्यूज को जो है वो दे देते हैं। तो ये बाइकॉन्केव इनका इस तरह से शेप होती है, हेमोग्लोबिन के अंदर भरी हुई होती है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिर है यहाँ तक हमारा पूरा हुआ रेड ब्लड सेल, आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई। फिर उसके बाद है लास्ट वाला हमारा ये जो सेल है जो है उसका नाम है जी लीवर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर लीवर सेल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो लीवर है ना वो आपकी बॉडी की एक फैक्ट्री कहलाती है,
क्योंकि फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना फंक्शन होता है। सेम इसी तरह लीवर जो है वो हमारी बॉडी की एक फैक्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एट अ टाइम, ठीक है। फिर इसको हम पढ़ लेते हैं, कहा जा रहा है दे आर कॉल्ड हिपैटोसाइट्स, इनको कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था हार्ट जो है वो हार्ट के सेल्स को क्या कहा जाता है, कार्डियक सेल्स। इसी तरह जो लीवर के सेल्स होते हैं ना उनको कहा जाता है हिपैटोसाइट्स। यहाँ ये है जी हमारे पास लीवर। लीवर जो है कुछ इस तरह से होता है जो कि बॉडी के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग लीवर की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर यहाँ से होती है। फिर है कहा जा रहा है कि हमारे पास कि they are specialized for a lot of important functions like storage of glycogen, iron and some vitamins, detoxification of toxic substances, production of the clotting proteins of blood, recycling of old red blood cells etc. अब यहाँ पर उसके लॉट ऑफ फंक्शंस बताए जा रहे हैं। लीवर जो है मैंने आपको पहले बताया कि ये फैक्ट्री होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है एट अ टाइम हो रहे होते हैं। तो लीवर सेल है ना ये ग्लाइकोजन को अपने अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये आयरन को भी स्टोर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो बेनिफिशियल वाइटामिन होते हैं ये उनको भी स्टोर कर लेता है अपने अंदर। यानी ये तो होगा उसका स्टोरेज का फंक्शन। यानी क्योंकि यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को पूछा जा सकता है राइट डाउन द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लीवर सेल्स या इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हिपैटोसाइट्स। तो आप लोग ये सारे फंक्शंस के अंदर लिखेंगे। सबसे पहला क्या है कि वो स्टोरेज का काम करता है। स्टोर किस किस को करता है, ग्लाइकोजन को, आयरन को एंड विटामिन को। फिर दूसरा उसका फंक्शन आ जाता है यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं, उनकी ये जो जहरीलेपन को या उनकी जो टॉक्सिक चीजें होती हैं ये उनको स्टोर करता है और उनको सेफ बनाता है ताकि उसको यूज किया जा सके, ठीक है। तो ये इनकी जो टॉक्सिसिटी है या जो इनका जहरीलापन है वो खत्म करता है ताकि चीजों को जो है वो बेटर बनाया जा सके या सेफ टू यूज किया जा सके, ठीक है। तो इनकी जो टॉक्सिसिटी है उसको दूर कर देता है। तो ये तो है हमारे पास यहाँ पर स्टोरेज का फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन। फिर है प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड। अब ये क्या करता है कि एक ऐसी प्रोटीन को रेडी करता है जो कि हमारे ब्लड को जो है वो क्लॉट कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके प्रोडक्शन का बताया जा रहा है। फिर है कि वो रिसाइकिल करता है जितने भी हमारे ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उनको दोबारा से रिसाइकिल करता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो एवरेज लाइफ होती है रेड ब्लड सेल की वो कितनी होती है, 4 मंथ होती है। आफ्टर 4 मंथ जो ओल्ड जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो जो न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ये क्या करता है कि उनको रिसाइकिल करता है, न्यू जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बना देता है। फिर है उसके बाद आगे यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी बताए जा रहे हैं, आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं। फिर है यहाँ पर दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनका जो न्यूक्लियाई होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स में कि उनका जो न्यूक्लियाई है वो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉपर एक न्यूक्लियाई रखते हैं, ठीक है। इनका प्रॉपर एक न्यूक्लियस जो है वो इनका मौजूद होता है। तो एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो एक प्रोटीन बना के उन्हें दे रहा होता है एंड इसके अलावा ये जो एंजाइम्स की प्रोडक्शन है ये भी बनाकर दे रहा होता है। क्योंकि जो एक न्यूक्लियस होता है ना ये एक एज अ ब्रेन या एक एज अ प्रोमिनेंट उसका फंक्शन होता है पूरे सेल के अंदर। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, एज अ मैनेजर काम करता है, जो कि उसको पता होता है कि सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है, सेल को एंजाइम की जरूरत है। तो वो ये तो न्यूक्लियस है ये उनको एंजाइम और प्रोटीन बना के दे रहे होते हैं, किसको, लीवर को, ताकि उसके तमाम फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली तौर पर परफॉर्म हो सके। फिर है लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। अब क्या होता है कि लीवर सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। जैसे कि जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहलाते हैं, यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो लीवर को जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा काम सारे अंजाम देने पड़ते हैं, तो इसके लिए उसको एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो इसीलिए नेचर ने लीवर के सेल को बहुत ज्यादा हाई मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया ताकि हैं ताकि उसके अंदर हाई एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस को उसके अंदर से परफॉर्म किया जा सके। तो सारे जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके और उसको एटीपी शेप में चेंज किया जा सके, उसको सेल जो है वो प्रॉपर्ली तौर पर यूज कर सकता है। फिर है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द पेरोक्सिसोम्स व्हिच कंटेन एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में पेरोक्सिसोम्स भी मौजूद होते हैं। पेरोक्सिसोम जो है वो छोटे छोटे बबल्स की तरह होते हैं, बबल्स की तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि एंजाइम टॉक्सिक मटेरियल से, टॉक्सिक जो मटेरियल होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने वाले मादे से एंजाइम से भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एज अ सेफ्टी गार्ड करते हैं, तो के जितनी भी जहरीली या डेंजरस चीजें होती हैं उनको सेफ बनाते हैं, उनको सेफ्टी को जो है वो इंश्योर करते हैं। तो पेरोक्सिसोम क्या है, ऐसे छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं और जो कि ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो कि सेल्स की जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म कर दे। ये प्रोक्सिसोम है, छोटे छोटे जो है वो दानेदार कुछ इस तरह से मौजूद होते हैं सेल के अंदर जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं टॉक्सिन को, टॉक्सिसिटी को रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं।
फिर है उसके बाद सम डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लीवर सेल्स व्हिच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देयर सिक्रेशन टू द बाइल डक्ट। अब कहा जा रहा है कि लीवर सेल्स से लीवर सेल और जो हमारी बाइल डक्ट है उसके दरमियान छोटी छोटी जो है वो जो पाइप्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो पाइप्स हैं वो मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं कि बाइल डक्ट तक खुराक को जमा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये छोटे छोटे डक्ट्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, बाइल को कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइल डक्ट को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से न्यूरॉन्स के टॉपिक को देखा, उसके बाद हमने रेड ब्लड सेल्स को देखा, इसके बाद हम लोगों ने लीवर सेल को देखा। लीवर सेल के अंदर से आप लोगों को पूछा जा सकता है कि राइट द फंक्शन ऑफ द लीवर सेल, फिर उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ द पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। एंड यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, इजाजत दे दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डिवीजन ऑफ लेबर को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।